बानसूर महाविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट जिनके पास इतिहास विषय है उनके लिए पहले पेपर यानी प्राचीन भारत के इतिहास जो कि आपका फर्स्ट पेपर है का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है मौर्य प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका एवं अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में सबसे विस्तृत नौकरशाही मौर्य काल से उत्पन्न मानी जाती है। अशोक ने भारत में शिलालेख लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ की। अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले जेम्स प्रसेंट द्वारा पढ़ा गया था। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में मंत्रियों को तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक स्मृतिकार ने अपने अनुसार राजा को भिन्न भिन्न संख्या के आधार पर मंत्रियों की आवश्यकता होती है। जैसे मनु के अनुसार 12 मंत्री, बृहस्पति के अनुसार 16 मंत्री एवं कौटिल्य के अनुसार आवश्यकता के अनुसार मंत्रियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। केंद्रीय व्यवस्था, इसमें पहला है राजा। मौर्यकाल का प्रशासन राजतंत्रात्मक था, अर्थात राजा अंतिम शक्तियों का स्रोत होता था। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सेना में अंतिम निर्णय राजा का होता था। राजा का मुख्य कार्य प्रजा पालन करना था। समस्त शक्तियों का स्रोत होते हुए भी मौर्यकालीन राजा तानाशाह नहीं थे। मौर्य वंश के राजाओं का मुख्य उद्देश्य प्रजा का कल्याण करना था। छोटे से बड़े पदाधिकारी की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। समस्त पदाधिकारी केवल मात्र राजा के प्रति ही उत्तरदायी थे या होते थे। वह राजा की मर्जी तक ही अपने पद पर रह सकते थे। अगला टॉपिक है विद्यार्थियों मंत्रिमंडल अथवा मंत्री परिषद। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा हजारों लाखों हाथों वाला होता है, जिसका अर्थ है राजा अपनी सहायता के लिए अनेक प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करता था। इस प्रकार की व्यवस्था को मौर्य काल में परिषा भी कहा गया है। इसमें 18 मंत्री थे जिनको 18 तीर्थ के नाम से जाना जाता है। 18 मंत्रिमंडल के प्रति राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। मंत्री परिषद के प्रत्येक सदस्यों को वार्षिक वेतन 12,000 पर्ण तथा मुख्य सदस्यों को 48 वार्षिक पर्ण प्राप्त होता था। मौर्य काल में 18 मंत्री या 18 तीर्थ निम्न थे। पहला है पुरोहित। इसे मौर्य काल में प्रधानमंत्री भी कहा गया है। राजा के बाद समस्त शक्तियों का स्रोत पुरोहित होता था। पुरोहित के 3 प्रमुख कार्य थे। पहला कार्य था राजा की अनुपस्थिति में समस्त राज्य के कार्यों का निर्वाह करने वाला। दूसरा कार्य था इसका मंत्रिमंडल और राजा के बीच मध्यस्थता करने वाला। तीसरा कार्य था राजा को समय समय पर सलाह देने वाला। दूसरा था सन्निधाता, राजकीय कोषागार का प्रथम अधिकारी या कोषाध्यक्ष होता था। तीसरा है समाहर्ता, जनपद का राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो कि कर संग्रहण करता था। इसका सर्वप्रमुख कार्य राजकीय करों को एकत्रित करना था। यह आधुनिक रूप से वित्त मंत्री की तरह कार्य करता था। चौथा है युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। पांचवा सेनापति, जो कि सेना का सर्वोच्च कमांडर था। इसके प्रमुख कार्य युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करना, सेना में अनुशासन बनाए रखना तथा आवश्यकता होने पर नए सैनिकों की भर्ती करना। छठा था नायक, जो कि सेना की छोटी टुकड़ी का संचालक होता था। सातवां था व्यवहारिक, दीवानी अथवा धर्मस्थीय न्यायालय का न्यायाधीश था। आठवां प्रतिष्ठा, जो कि फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। नौवां मंत्री परिषद अध्यक्ष, अर्थात मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। 10वां कार्मांतिक, उद्योग धंधों का प्रधान अध्यक्ष। 11वां था प्रशस्ता, राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करके राजकीय दस्तावेजों को
सुरक्षित रखने वाला प्रथम अधिकारी। 12वां था दंडपाल, सेना की सामग्री का प्रबंध करने वाला। 13वां था दुर्गपाल, दुर्गों का संरक्षण करने वाला। 14वां था अंतःपाल, सीमावर्ती दुर्गों की सुरक्षा करने वाला। 15वां था नागरक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी। यह नगर की शासन व्यवस्था का संचालन करता था। इसका मुख्य कार्य नगर में सफाई एवं सुरक्षा करना था। इसे नगर का कोतवाल अथवा मेयर भी कहा जाता था। 16वां है अंतर्वेशिक, राजा के अंग रक्षकों का मुखिया। 17वां है दोवारिक, राजमहल का प्रबंध एवं देखरेख करने वाला। 18वां है आठविक, जो कि वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की सहायता के लिए आधुनिक रूप से IAS के रूप में अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी, जिनका मुख्य कार्य योजना बनाना था। मुख्य रूप से 27 अध्यक्षों का उल्लेख अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है, जिनमें मुख्य निम्न हैं। सुराध्यक्ष, आबकारी विभाग का मुखिया। मुद्राध्यक्ष, राज्य के चिन्ह, मुद्रा तथा पासपोर्ट से संबंधित अधिकारी। लवणाध्यक्ष, राज्य के टकसाल का मुखिया। एकाराध्यक्ष, खनन विभाग का मुखिया। शीताध्यक्ष, राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला। गणिकाध्यक्ष, गणिका या वेश्याओं का निरीक्षक। नौकाध्यक्ष, जल मार्गों का मुखिया। लवणाध्यक्ष, नमक विभाग का मुखिया। मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था। मौर्य काल में भारत को प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत का मुखिया वायसराय अथवा कुमार महामात्र अथवा आर्यपुत्र कहलाता था। सामान्यतया राजकीय परिवार के सदस्यों को ही प्रांतों का मुखिया बनाया जाता था, ताकि भविष्य में इसी प्रकार के विद्रोह का उदय न हो। विद्यार्थियों, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। 10 गांवों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। 400 गांवों के समूह को द्रुमुक तथा 800 गांवों के समूह को स्थानिक कहा जाता था। इसी प्रकार कई स्थानिकों की सहायता से प्रांत का गठन होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य को पंच भारत का स्वामी कहा गया है, अर्थात मौर्य काल 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। ये प्रांत निम्न थे: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ, कलिंग और अवंती। अगला टॉपिक है विद्यार्थियों नगर प्रशासन। मेगास्थनीज की इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 अधिकारियों के जिम्मे था। यह आधुनिक नगरपालिका बोर्ड की तरह कार्य करता था। यह अधिकारी 6 समितियों में विभाजित थे। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ये समितियां निम्न थीं: वस्तु निरीक्षक समिति, विदेश समिति, जनसंख्या समिति, शिल्प एवं कला समिति, कर निरीक्षक समिति, उद्योग और व्यापार समिति। विद्यार्थियों, अगला टॉपिक है गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल में 2 प्रकार के गुप्तचर थे, जो राजा को विभिन्न षड्यंत्रों की जानकारी देने वाले थे। राजा और गुप्तचरों के मध्य कोई मध्यस्थ नहीं होता था। पहला है संस्था गुप्तचर या संस्था न्यायालय भी कहा जाता था इसे। जो गुप्तचर एक निश्चित स्थान पर रहकर गुप्त सूचनाओं को राजा तक भेजते थे, उन्हें संस्था गुप्तचर कहा जाता था। दूसरा है संचारक गुप्तचर। जो गुप्तचर वेशभूषा बदलकर भ्रमण करते हुए गुप्त सूचनाएं अथवा षड्यंत्रों की जानकारी राजा को देते थे, उन्हें संचारक गुप्तचर का नाम दिया गया है। वर्तमान में CBI की भांति यह लोग कार्य करने वाले थे। अगला टॉपिक है विद्यार्थियों सैनिक प्रशासन। यूनानी लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही,
30,000 घुड़सवार और रथी सेना थे, जो 6 समितियों इस सेना को 6 समितियों में बांटा गया था। प्रथम समिति जलमार्ग की व्यवस्था करती थी। द्वितीय समिति सामग्री, यातायात और खाद्य सामग्री से संबंधित थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चौथी समिति घुड़सवार सैनिकों की सहायता करती थी। पांचवी समिति हाथियों की सेना संबंधित थी। छठी समिति रथी सेना से संबंधित थी। मौर्य काल में सेना को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया था: पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, रथी सैनिक, भंडारिक। अगला टॉपिक है विद्यार्थियों न्याय व्यवस्था। मौर्य काल की समस्त राजा न्यायप्रिय थे, प्रजा को न्याय देने के पक्ष में थे। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे: कंटक शोधक न्यायालय और धर्मस्थलीय न्यायालय। मौर्यकालीन की सामाजिक स्थिति थी। मौर्य काल तक आते आते समाज में वर्ण व्यवस्था लगभग लुप्त हो चुकी थी और जाति प्रथा का उदय हो चुका था। सामाजिक स्थिति की जानकारी मूल रूप से मेगस्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। मैग्निस ने लिखा है कि मौर्य काल में भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, जबकि भारत में दास प्रथा विद्यमान थी। व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर कर्म करने की स्वतंत्रता थी। सामाजिक बंधन अधिक कठोर हो चुके थे। शूद्र वर्ग के लोग प्राय जब कभी नगर में प्रवेश करते थे तो वो ढोल बजाते हुए अथवा अपनी कमर पर मोर पंख बांधकर प्रवेश करते थे। अशोक ने भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा दिए गए प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था, परंतु इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था। इसलिए अशोक के द्वारा कुछ नवीन पदाधिकारी भी लगाए गए, जो निम्न हैं: प्रादेशिक, जो कि प्रदेश का मुख्य अधिकारी होता था; राजुक, यह जनपद का प्रमुख अधिकारी होता था। जो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 16वें वर्ष में यह पद लागू किया था, जिसका मुख्य कार्य न्यायिक कार्य करना था। धर्म महामात्र, यह पदाधिकारी का मुख्य कार्य भ्रमण करते हुए जनता में नैतिकता का विकास करना था। आर्थिक स्थिति: मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से जो आय प्राप्त होती थी उसे भाग कहा जाता था। मौर्य काल में इनकी संख्या 1/6 भाग से लेकर 1/4 भाग तक निश्चित की गई थी। राज्य भूमि पर खेती करने वाले किसानों से जो आय प्राप्त होती थी उसे सीताकर कहा जाता था। इसके अलावा राजा को युद्धों में जीती धन संपदा, खनिज पदार्थ, आर्थिक दंड, आयात और निर्यात कर से भी राजा को आय प्राप्त होती थी।